साहस, धैर्य, सहनशीलता, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के पुंज सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक जिले के भगुर नामक गांव में 28 मई 1883 ईस्वी को हुआ। चितपावन ब्राह्मण कुल में जन्मे विनायक के घर का नाम तात्या था। पिता दामोदर पंत और माता राधाबाई से देशभक्ति और स्वाभिमान का पाठ इन्हें घुट्टी में ही मिला। 10 वर्ष की आयु में ही वे मराठी में अच्छी खासी कविता करने लगे। तभी हैजा के प्रकोप से इनकी मां चल बसीं और वे अपनी शिक्षा पूरी करने हेतु अपने बड़े भाई गणेश के साथ नासिक आ गए। उस समय महाराष्ट्र पर भीषण अकाल और प्लेग की छाया थी, परंतु तत्कालीन अंग्रेज सरकार महारानी विक्टोरिया के शासन की हीरक जयंती मना रही थी। इस उत्सव का विरोध करने की घटनाओं के सिलसिले में अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारी चाफेकर बंधुओं को फांसी पर चढ़ा दिया। चाफेकर बंधुओं के इस अमर बलिदान के अमिट छाप सावरकर बंधुओं पर भी पड़ी। उसी समय विनायक ने प्रतिज्ञा की कि देश की स्वाधीनता के लिए मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक सशस्त्र क्रांति का झंडा उठाते हुए साम्राज्यवादियों से जूझता रहूंगा। इसी क्रम में सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, जो गदर पार्टी के नाम से विदेशों में विख्यात हुई। इसका उद्देश्य था भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कराना। 1 अक्टूबर 1905 को पूना में सावरकर ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की और 7 अक्टूबर को पहली बार पूना में ही विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। वर्ष 1905 में पूना से बीए करने के बाद लॉ की पढ़ाई करने वे बंबई आ गए और अगले वर्ष उन्हें लंदन आने का सहयोग प्राप्त हुआ। लंदन रहकर उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर के विस्तृत इतिहास से भारतीयों को परिचित कराने के लिए सावरकर ने लगातार 18 माह तक परिश्रम करके मराठी भाषा में स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ की रचना की। भारत में चल रही तमाम क्रांतिकारी घटनाओं से संबद्ध रहने और शासन के विरुद्ध विप्लवकारी साहित्य के प्रचार प्रसार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय का नाटक हुआ और विनायक सावरकर पर भारत में ही अभियोग चलाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुपालन में जुलाई 1910 में SS मौर्य नामक जलपोत विनायक सावरकर को लेकर लंदन से भारत की यात्रा पर रवाना हुआ। यात्रा के दौरान फ्रांसीसी समुद्र तट के पास मार्सेल्स नामक स्थान पर विनायक सावरकर शौचालय के रास्ते समुद्र में कूद गए और तैरते हुए फ्रांस के सागर तट तक पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेज सिपाहियों द्वारा पीछा करके फ्रांस की भूमि पर उन्हें पुनः बंदी बना लिया गया और भारत भेजने की कार्यवाही की गई। परंतु सावरकर के इस अदम्य साहस और सूझबूझ की कहानी सारे संसार में फैल गई। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका के सभी छोटे बड़े अखबारों ने इस घटना को अपने मुखपृष्ठ पर प्रकाशित किया। इधर भारत में सावरकर पर मुकदमा चला और उन्हें 50 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बंबई के डोगरी कारागार से शुरू हुई यह जेल यात्रा भायखला और ठाणे जेल होती हुई 4 जुलाई 1911 को अंडमान पहुंची। बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर पहले ही अंडमान जेल में थे, परंतु जेल के कड़े कानूनों के चलते दोनों भाइयों की मुलाकात असंभव थी। वैसे भी राजनीतिक बंदियों पर अंडमान जेल में बहुत ज्यादा सख्ती की जाती थी। उन्हें भूखा रखा जाता, कोल्हू में पेरा जाता और तमाम तरह की अमानुषिक यातनाएं दी जाती। कैदियों पर किए जाने वाले इस घोर अमानवीय अत्याचार की खबर जेल की दीवारों से छनकर जब भारत पहुंची तो समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक बंदियों को कुछ सुविधाएं मिलने लगीं, परंतु यहां भी सावरकर को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया, क्योंकि जेल अधिकारियों को पूर्ण विश्वास था कि इस सारे फसाद की जड़ सावरकर ही हैं। उसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की गई। फलस्वरूप 24 दिसंबर 1919 में ब्रिटिश सम्राट की दया के आधार पर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए गए, परंतु जन सुरक्षा के नाम पर अंग्रेज सरकार ने सावरकर को मुक्त नहीं किया। तब भारत में नेशनल यूनियन के हस्ताक्षर अभियान के फलस्वरूप सरकार ने समस्त राजबंदियों को छोड़ने की घोषणा की और 2 मई 1921 को सावरकर ने अंडमान को अंतिम प्रणाम किया, परंतु देश की मुख्य भूमि पर पहुंचते ही उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जनवरी 1924 को कुछ शर्तों के साथ जब उन्हें रिहा किया गया, तब तक उनका स्वास्थ्य बहुत क्षीण हो चुका था। फिर भी वे मन प्राण से राष्ट्र सेवा में लगे रहे और बंबई को अपना स्थायी निवास बनाया। इस दौरान अनेक तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं और क्रांतिकारियों के साथ उनका संपर्क हुआ। उनका मानना था कि अत्याचार और आतंक पर आधारित ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए
पहले उसकी नींव में ही बारूद लगानी पड़ेगी। इसी दृष्टिकोण के चलते उन्होंने भारतीय युवकों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने की प्रेरणा दी। देश के विभाजन की बात सावरकर को कभी भी गले नहीं उतरी। उनका स्पष्ट मत था कि कोई भी राष्ट्रभक्त अपने देश का विभाजन स्वीकार नहीं कर सकता और जो विभाजन चाहता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए क्रिप्स मिशन के भारत पहुंचने पर सावरकर ने स्पष्ट घोषणा की कि रक्त की अंतिम बूंद तक हम पाकिस्तान के विचार का विरोध करेंगे। इन सब के बावजूद देश के विभाजन का त्रासद अध्याय पूरा हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दुखद हत्या हुई और सारा देश शोक संतप्त हो गया। संयोगवश सावरकर का नाम भी हत्यारोपियों की सूची में शामिल हो गया, परंतु 84 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त घोषित कर दिया। हालांकि अंडमान की घोर यातनाओं के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य पहले ही जर्जर हो चुका था, लेकिन फिर भी अभिनव भारत की यात्रा का यह पथिक अपने अंतिम पड़ाव तक अदम्य जिजीविषा का उत्कट प्रदर्शन करता रहा और अंततः 26 फरवरी 1966 को मां भारती का यह लाडला सदैव के लिए उसकी गोद में सो गया। वास्तव में वीर सावरकर के जीवन की हर सांस, उनके शरीर का प्रत्येक रोम और उनके हृदय की हर धड़कन जनहित के लिए समर्पित रही। इसीलिए उनके निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सावरकर को भारत की महान विभूति बताते हुए कहा था कि साहस और देशभक्ति के पर्याय सावरकर एक आदर्श क्रांतिकारी के सांचे में ढले थे। देश के ऐसे महान सपूत को शत शत नमन, शत शत वंदन।